नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के एक चमकते सितारे सुपरस्टार मनोज बाजपेयी जी के साथ। मनोज बाजपेयी जी की एक फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है भोंसले, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप कपूर जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप कपूर जी, मनोज बाजपेयी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जी। संदीप जी, आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मनोज बाजपेयी जी, आपसे पहला सवाल। भोंसले आ रही है 26 जून को हम सबके सामने आ जाएगी। सबसे पहले तुम जानना चाहते हैं फिल्म किस बारे में है, आपका किरदार क्या है, क्योंकि अब तक आपको जनता जानती है भीखू मात्रे के तौर पर, आपको दर्शक जानते हैं योगेंद्र सिंह यादव के तौर पर, इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह के तौर पर, और सरदार सिंह को कौन भूल सकता है। जी। धन्यवाद आपका। देखिए, भोंसले कहानी है एक ऐसे पुलिस के आदमी की जो अभी रिटायरमेंट के किनारे खड़ा है। कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं है, सीनियर इंस्पेक्टर के तौर पे वो रिटायर हो रहा है, और उसको उस रिटायरमेंट से डर लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास कोई नहीं है जिसके पास वो जा सकेगा। उसको अपनी वो जिंदगी, जो एक रास्ता वाली जिंदगी है, उससे डर लग रहा है। एक चुप रहने वाला, समाज से कटा रहने वाला आदमी है, और उसको ड्यूटी ही जो है बचा के रखती थी पूरे समाज से, जिस समाज से वो दूर भागता था। आज वही ड्यूटी उसके हाथ से जा रही है, तो वो किसी भी तरीके से चाहता है कि ड्यूटी बनी रहे, लेकिन कानूनन उसको रिटायर होना है। और रिटायर होने के बाद जो उसकी जिंदगी होती है वो बहुत ही भयावह और पीड़ादायक उसके लिए होती है। फिर उसी चौल में जो घटनाएं घट रही हैं पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में, वो घटनाएं कैसे धीरे 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 भोंसले को अपने अंदर में ले लेती हैं, उसको भी पता नहीं चल पाता। और वो घटनाएं हैं जो लोकल और माइग्रेंट के बीच में जो लगातार जो दरार पड़ रही है, जो तनाव हो रहा है, उस पूरे द्वंद्व में, उस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम में वो कैसे खिंचता चला जाता है, कैसे खींच लिया जाता है, उसे भी नहीं पता चल पाता। लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक मकसद भी मिलता है इसमें। इन सब की कहानी और एक चरित्र एक ऐसे 62 साल के आदमी का, 64 साल के आदमी का है, जो अपनी ही कई सारी परेशानियों से जूझ रहा है। रिटायरमेंट में से एक है। ठीक, मनोज जी, मैं आपके पास आता हूँ। संदीप जी, फिल्म बहुत इसकी स्क्रिप्ट, फिल्म ये बहुत दिनों से आपके मन में थी, काम भी बहुत पहले पूरा हो गया था, उसके बारे में बताया जाता है कि डिले होता चला गया, ऐसा है क्या? कोई खास वजह थी इसकी, या कोरोना इसका एक बहुत बड़ा वजह है? नहीं, फिल्म तो बहुत दिनों से मनोज और देवाशीष वाज वर्किंग ऑन द फिल्म। मैं तो बहुत बाद में फिल्म में आया हूँ, थैंक्स टू मनोज। फिल्म 2011 में देवाशीष ने इसको कहानी लिखी थी, फिर कहानी पे 4 साल काम किया। 2015 पे मनोज बाजपेयी को उन्होंने पिच किया, मनोज ने 24 घंटे में इस फिल्म को ओके किया। उसके बाद देवाशीष ने, इन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई एक्सपेरिमेंट के लिए, तांडव करके, जो कि बहुत बड़ी शॉर्ट फिल्म जो काफी हिट हुई। फिर उसके बाद फिल्म में 2018 में हमने इसको 18 मिड में फिनिश कर दिया, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल का सर्किट, हमने इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, माइग्रेंट, चाहे वो अमेरिका का माइग्रेंट हो, चाहे बॉम्बे का माइग्रेंट हो, बिहार का माइग्रेंट हो, ये लोकल सब्जेक्ट ग्लोबल इशू है। तो उसको हमने पूरी वर्ल्ड में एक साल खूब अच्छी तरह, मामी, बुसान, कांस, हर फिल्म फेस्टिवल में हमने घुमाया। मनोज को फिल्म फेस्टिवल, स्क्रीन एशिया अवार्ड, स्क्रीन इंटरनेशनल अवार्ड ब्रिस्बेन में मिला, सेकंड फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मनोज को। मेरे ख्याल से एक ही इंडियन एक्टर है जिसको 2 फिल्म फेयर अवार्ड, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिले। तो वो 1.5 साल की जर्नी थी जो होती है, तो लोगों को लगा कि डिले होगी। हाँ, नवंबर 2019 में हमारा सर्किट पूरा खत्म हो गया। हम उसको मार्च में प्लानिंग कर रहे थे थिएटर रिलीज की। आई थिंक 26 तारीख को पूरी वर्ल्ड में एक साथ रिलीज होना, इससे अच्छी, और इस पीरियड और आज की जो इश्यूज है, माइग्रेशन, लोनलीनेस, आइसोलेशन, अकेलेपन की कहानी, वो सब कुछ है इस फिल्म में। तो आई थिंक ब्लेसिंग टाइम पे रिलीज हुई। संदीप जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मनोज जी, पद्मश्री मनोज बाजपेयी बिहार के बेलवा नरकटियागंज में जन्मे हैं। ट्रेलर में हमने देखा कि वहां पर बिहारी और उत्तर प्रदेश, उन लोगों को हमने जो अभी तक ट्रेलर देखा, प्रोमो देखा आपका,
उसमें उन प्रवासियों को एक युवा ये कहते हुए लताड़ता है, खदेड़ता है कि ये महाराष्ट्र है, मराठी मानुस है। आपका हाथ पकड़कर कहता है, क्यों भोसले काका? गणपत भोसले वहां पर खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं कि आप खुद बिहार से रहने वाले हैं और इस बार आप एक मराठी मानुस बनकर आप उन हालातों को बड़े भौचक के तरीके से देख रहे हैं और आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश तो हमारा है, पूरा देश हमारा है, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहां जाने के लिए कह रहे हैं, वो युवक वहां जाने के लिए कह रहा है। देखिए, जैसा कि संदीप ने कहा कि ये दुनिया भर में ये परेशानी चल रही है कि लोकल्स और माइग्रेंट के बीच में एक बड़ा दुराभाव हो चुका है। और ये हमारे हिंदुस्तान में और खास करके मुंबई शहर में बहुत कुछ सालों से चल रहा है। जो बीच में तनाव हुए थे, आप सबको पता है, आप लोगों ने कवर भी किया है, उसमें कई तरीके की हिंसा भी हुई। लेकिन उसमें ये कहना कि एक विलन था और एक हीरो था, बात उसकी नहीं। बात है दो इंसानों के बीच में, दो इंसानों के समुदाय के बीच में आपस में सामंजस्य का नहीं बैठना, आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देखना जी। और एक को लगना कि उसकी जमीन, उसकी संस्कृति को किसी ने हड़प लिया है, दूसरे को ये लगना कि ये जमीन और संस्कृति तो हमारी भी है, तो हमने कैसे हड़प लिया। तो ये जो लगातार टकराव जो शुरू हुआ है कई सालों से, और ये पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैलता ही जा रहा है जी। तो और हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग फिल्म वाले हैं, सिनेमा वाले हैं, रंगमंच वाले हैं। कलाकार का काम होता है कि जो समाज में घट रहा है वो कहीं ना कहीं वो उसको भी प्रभावित करता है, वो सिनेमा के पर्दे पे उसको एक अपने तरीके से लेकर के आता है जी। भोसले लेकिन पूरे तरीके से ये कहना कि पूरे मराठी मानुस जो है वो माइग्रेंट के पक्ष में नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं। मैं भी वहीं रहता हूँ। हमेशा एक तबका होता है जो अपने एजेंडे के हिसाब से काम करता है। वो एजेंडे में इंसान पिसता है, तो ये आपको भोसले में दिखाई देगा। इस पूरे मसले में गणपत राव भोसले जो हैं, एक अकेले आदमी है, 63-64 साल का आदमी, जो अपनी परेशानी में जूझा हुआ है। उसको इस हालात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कैसे वो इस हालात में उसको घसीट लिया जाता है उसे भी नहीं पता चल पाता। वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जी। जैसा कि संदीप, ये मुद्दा ऐसा है कि ये लोकल मुद्दा ही नहीं है, ये ग्लोबल मुद्दा है। ये ग्लोबल मुद्दा है, फिर वो अमेरिका मैक्सिको का हो या सीरिया का हो, कहीं का भी हो, और प्रवासी होता है वो, चाहे फिर महाराष्ट्र में हो, वो फिर चाहे अमेरिकन हो, मैक्सिकन हो, कहीं के भी हो। मैं मनोज जी इस पर आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आपके कुछ किरदार जब मुझे याद आते हैं तो इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह, योगेंद्र सिंह यादव, इसके साथ सीबीआई ऑफिसर वसीम खान, कर्नल अभय सिंह, इसी से जुड़ा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 1971 आपने जो फिल्म की थी अभी चाइना के साथ, चाइना वाली फिल्म जो थी, उसमें और आज जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया चाइना का, तब जबकि आप इस तरह के आर्मी और इसके साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके ऑफिसर्स की आप भूमिका निभाते रहे एक एक्टर के तौर पर, और इस तरह के किए गए किरदार के तौर पर आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा ये समझा कीजिए कि जब एक जवान शहीद होता है या एक ऑफिसर शहीद होता है, तो अकेला शहीद नहीं होता है। ठीक बात। उसके साथ साथ उनका परिवार जीते जी मरता है। अगर हम इस बात पे ध्यान देंगे तो हम कई सारे मसलों को समझ पाएंगे और उनके साथ हम संवेदनाएं रख पाएंगे। मैं जब भी ये खबर पढ़ता हूं तो मैं इमीडिएट एकदम से अचानक ट्वीट करने के लिए नहीं सोचता। मुझे बहुत शौक होता है, चूंकि मैंने वो रोल निभाए हैं, चूंकि मैंने काफी रिसर्च, काफी उन ऑफिसर्स के साथ, जवानों के साथ मेरा समय बीता है। मैं ऐसे घटनाएं उन जवानों से, उन ऑफिसर से सुन चुका हूं
कि जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो अचानक मेरा दिमाग उस समय पे जाता है, अचानक उनकी बातें, कही हुई बातें मुझे याद आने लगती हैं, और कैसे वो हर पल उनको ऐसा लगता है कि अगले दिन शायद वो घर नहीं जा पाएंगे या उनकी बॉडी जाएगी। इस तरह के तनाव में, इस तरह के सोच के साथ वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये कोई कम साहस की बात नहीं है। ये कोई आम आदमी का काम नहीं है। जिस तरह का काम हमारी सेना करती है, हमारे जवान करते हैं, हमारे ऑफिसर्स करते हैं, और उन सरहद पे काम करते हैं जिस सरहद पे लगातार तनाव बना रहता है। कोई भी मिनट गुजरता नहीं है जहां पे तनाव नहीं होता है इन बॉर्डर्स पे, जहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट पड़े। तो मेरी सांत्वनाएं, मेरी संवेदनाएं उन सब परिवारों के साथ है जिन्होंने परिवारों के साथ खड़ा है। एक बहुत अहम मुद्दा है मनोज जी, जिस पर मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा। तब जबकि बॉलीवुड का एक उभरता सितारा हाल ही में हमने खो दिया, मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत की। हम जानते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने, वहां कोर्स कंप्लीट करने में आपने कितना स्ट्रगल किया, बच्चा बच्चा वो चीज जानता है। आपने भी जो स्ट्रगल आज जिस मुकाम पर आप खड़े हैं आपने किया है। सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना, उनका यूं खुदकुशी कर लेना, जो अब तक की चीजें सामने आई हैं, उस पर एक ऐसा एक्टर जो आज स्थापित है, जिसकी अपनी एक पहचान है, जो अपनी एक्टिंग के दम पर आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो क्या समझते हैं? पहली बात तो ये कि आज पूरा देश जानता है कि मैं कितना दुखी और व्यथित हुआ हूं जी सुशांत के चले जाने से। मेरा कोई दोस्त नहीं था वो, मैं को एक्टर था सोन चिड़िया में, और उस दौरान हमने बहुत अच्छे पल गुजारे थे जी। मैं बहुत आदर करता था उसके 34 साल की उम्र में जो उसने हासिल किया था बाहर से आके, और जितना प्रतिभावान थे सुशांत सिंह सभी जानते हैं, जितने वो ब्रिलियंट थे, और जितना नॉलेज, ज्ञान की खोज करते रहते थे, ज्ञान और सूचना की खोज करना, उसे हासिल करना उनका शौक था। और ये सब आज के डेट में जानते हैं। सितारों, ग्रहों को देखना अपने टेलीस्कोप से, उनका एक बच्चे की तरह से, बच्चे का जैसे खिलौने के साथ संगत होती है, वैसे ही उनके अपने टेलीस्कोप से हुआ करती। मैंने ये सब जी उनके जो पहलू है उसको मैंने बड़े करीब से देखा था। लेकिन साथ साथ इतना कामयाब सितारा होने के बावजूद वो एक बच्चा था सुशांत, और वो एक संस्कारी बच्चे जो अपने छोटे शहर का सारे संस्कार वो ले करके इस बड़े शहर में आया था। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब हम में से कोई नहीं जानता। बिल्कुल जांच का विषय, और वो उसमें बहुत दिक्कत भी है कि बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है। मैं मनोज जी लौट रहा हूं बहुत कुछ जी। संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, इंडस्ट्री में 3 तरह के लोग हैं। एक जो वेल सेटल्ड हैं, जो किसी खानदान से आते हैं और जो ट्रेंड सेट करते हैं। एक ऐसे जो स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बीच का ऐसा जरिया है जिसने किसी ना किसी लॉबी को पकड़ लिया है। लेकिन चौथा आदमी जो इनमें कहीं फिट नहीं हो रहा, या तीसरा वो जो स्ट्रगल कर रहा है, उसके साथ ये समस्या इतनी क्यों आती है इंडस्ट्री में? क्यों नहीं बाहें फैला के बड़े लोग, बड़े स्थापित लोग स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का टैलेंट के दम पर? आप अगर प्रोड्यूसर्स की बात ही करें, मेरी भी बात करिए, 12 से पहले मेरी फिल्म थी, वो भी मैंने दिल्ली में रह के, मैं दिल्ली रहता हूँ, बॉम्बे में जाके फिल्में बनाता हूँ, तो मैं इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। इनसाइड आउटसाइड की कहानी तो सबको पता है, और इस विषय पे बात करना भी हम अभी ठीक नहीं रहेगा। बट ये समस्या तो है, जो आदमी एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, जो मैंने एक फिल्म बनाई, आज 10 साल की जर्नी है, मैं 3 फिल्म है, चौथी शुरू होने वाली है। वो जर्नी एक स्ट्रगल भरी जर्नी है हर प्रोड्यूसर की। हर एक्टर जो भी किसी की फैमिली है या किसी का बड़े स्टार का बेटा है, वो कभी भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहेगा। क्यों? उसके पीछे उनके पास बहुत सारे बैकिंग है, बचपन से उनके पीछे बच्चों के फोटो खींचना, और मीडिया वाले, जैसे मनोज हम डिस्कस कर रहे थे, मीडिया वालों का भी बहुत काफी उसमें हाथ है उनको प्रमोट करने में, इन टर्म्स ऑफ उनको पहले बचपन से स्टार बना देना।
उनकी कितनी फुटफॉल है, उनके कितने ट्विटर फॉलोअर्स हैं, उनके कितने लाइक है, वो कहाँ बैठते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, अरमानी पहनते हैं, गुच्ची पहनते हैं। तो वो हमारे ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ, या मेरे हिसाब से सक्सेसफुल आदमी के साथ काम करने से अच्छा वो एक नामी ग्रामी बड़े प्रोड्यूसर काम करना चाहेंगे। और एक जनरेशन चली जा रही है कि इस जनरेशन एक इट्स लाइक फ्रेंचाइजी, कि आज मेरे पास एक फ्रेंचाइजी है, मेरी औलाद उस फ्रेंचाइजी को फॉलो करेगी, फिर मेरे उसके आगे औलाद फॉलो, ऐसी इंडस्ट्री में भी चला रहा है। फ्रेंचाइजी पे वन फ्रेंचाइजी सेकंड, वो जनरेशन है। बट देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ प्रोड्यूसर्स आल्सो। तभी आज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए, जो जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है दे आर ऑल सक्सेसफुल बिकॉज उसमें कंटेंट दिखा रहे हैं। उसमें जिस दिन आप, मनोज ने बड़ी अच्छी ये बात मनोज से ही सीखा हूं मैं, उसमें जिस दिन आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्टार कास्ट और बहुत बड़े स्टार के बच्चे या बहुत बड़ी फैमिली विदाउट एनी कंटेंट आ रहे हैं, उस दिन ओटीटी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने ये इस पर जरूर दर्शक, क्योंकि दर्शक आजकल बहुत समझदार है, वो चीजों को देखता है, उसे कंटेंट चाहिए, उसे कहानी चाहिए, किरदार कोई भी आए अच्छा किरदार निभाए, उसको तारीफ जरूर मिलेगी। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन मनोज जी मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, संदीप जी आपको भी शुक्रिया कहता हूं, और आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, भोंसले के लिए, और ये फिल्म अच्छा करे। या हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं।